नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी ग्रह 9 के 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह 12 भावों में से किन भावों में बैठने पर पूरी तरह से फल देते हैं। कुछ भावों में वो फल नहीं दे पाते या धीमा देते हैं। ये सब बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो ज्योतिष में 12 भावों को अलग अलग ढंग से कैटेगराइज किया जाता है। तो उनमें त्रिकोण भाव हैं, पहला, पांचवा, नौवां। पहला, पांचवा, नौवां भाव, इनको त्रिकोण भाव कहते हैं और ये बहुत शुभ माने गए हैं, शुभ फल देते हैं। पूर्व जन्मों के कर्मों के अर्जित फल, शुभ फल, वो इनके थ्रू मिलते हैं, ये कह लूँ। फिर पहला, चौथा, सातवां, दसवां, इनको केंद्र भाव कहते हैं। इनको विष्णु स्थान भी कहते हैं। मतलब आपने थोड़ी सी मेहनत की और फल मिल गया। तो ये दोनों भाव, दोनों तरह के भाव, मतलब केंद्र और त्रिकोण शुभ माने जाते हैं। तो इस 13वें सूत्र का पहला भाग क्या है? जब कोई भी ग्रह 9 के 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह केंद्रों या त्रिकोण स्थानों में बैठ जाए तो उस ग्रह से संबंधित नैसर्गिक बातें उनके मामले में वृद्धि होती है। नैसर्गिक बातों का मतलब है उनसे रिलेटेड धन, उनसे रिलेटेड विद्याएं, उनसे रिलेटेड काम, उनसे रिलेटेड गुण, चीज़ें, दिशाएं वगैरह वगैरह सब। तो इसमें पहला भाव केंद्र भी है, त्रिकोण भी है। तो सीधा सीधा क्या मतलब हुआ? पहले, चौथे, पाँचवें, सातवें, नौवें, 10वें, इन भावों में जब कोई भी ग्रह बैठता है तो उससे संबंधित नैसर्गिक बातों के मामले में वृद्धि हो जाती है। मतलब वो पूरी तरह से अच्छे से फल देता है। पहले इनको थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ, फिर इनको कुंडलियों पे अप्लाई करेंगे हम। इसी में दूसरा पार्ट, जब फिर कोई भी ग्रह दुस्थानों में बैठ जाए। दुस्थान मतलब बुरे प्रकार के भाव। बुरे भाव कौन से माने जाते हैं? तीसरा, छठा, 8वां, 12वां। इनमें भी 6, 8, 12 भाव जो हैं उनको त्रिक भाव कहते हैं। वो और भी ज़्यादा ख़राब है। उनमें अगर तीसरे को भी जोड़ दो तो ये चारों है दुस्थान। इनमें अगर कोई भी ग्रह बैठ जाए तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में तो उस ग्रह से संबंधित नैसर्गिक बातों के मामले में हानि होती है। जिस तरह बुध वाणी का कारक है, बुध मामा का कारक है, बुध चमड़ी का कारक है, बुध व्यापार वाणिज्य का कारक है। इन सब बातों में कमी आ जाएगी। ये कारकों की थोड़ी और मैं बात करूँगा अभी। तो जब भी कोई ग्रह दुस्थान में यानी तीसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठ जाएगा तो उस ग्रह से संबंधित नैसर्गिक बातों के मामले में हानि होती है, बशर्ते कि वह अपनी राशि में ना हो। ये हम पहले भी कह चुके हैं। जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में बैठता है, अपने भाव में बैठता है जिसका वो स्वामी है, तो उस भाव का बुरा नहीं करता। तो अगर ग्रह यहाँ अपनी राशि में बैठेगा तीसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव में तो उससे संबंधित नैसर्गिक बातों के मामले में हानि ना के बराबर होगी, बहुत मिनिमम होगी। क्योंकि वही ग्रह अगर मान लो मंगल है, पहली राशि उसकी लग्न में है और 8वीं राशि 8वें भाव में है, तो अगर मंगल पहली राशि में बैठेगा, मतलब लग्न में बैठेगा जो कि केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, तो वो बहुत बढ़िया होगा बजाय कि मंगल 8वें भाव में बैठा अपनी राशि में। वहाँ कुछ ना कुछ मंगल से संबंधित समस्या आएगी, थोड़ी बहुत सही बेशक। ठीक है। अब आइए तीसरा पार्ट, उपचय भाव होते हैं। फिर तीसरा, छठा, 10वां, 11वां उपचय भाव कहते हैं। इनकी संज्ञा है ये। तो उपचय का मतलब क्या है कि वो धीमे धीमे वक्त के साथ साथ इन भावों के फल अच्छे होते जाते हैं, खराब नहीं होते कोई। अब यहाँ पे देखो, तीसरा और छठा भाव दुस्थान भी है और उपचय भाव भी है। जिस तरह पहला भाव क्या था? केंद्र भी था, त्रिकोण भी था। तो इस तरह कई बार ये मिस्टिक साइंस है। मिस्टिक साइंस में समझ लीजिए एक चाबी से कई ताले खुल सकते हैं और एक ताले की कई चाबियाँ हो सकती हैं। ठीक है। तो तीसरा और छठे भाव में कॉमन क्या है? ये दोनों दुस्थान भी हैं और उपचय भाव भी हैं। तो उपचय भाव में बैठे हुए ग्रह जो हैं उनके फल समय बीतने के साथ साथ सुधरते जाते हैं। ठीक है। तो इसमें भाव तीसरा और छठा जो है उसमें बैठे ग्रहों के फल पहले क्षीण होते हैं, मतलब कम मिलते हैं,
ख़राब नहीं कह रहे, यहाँ पे कम मिलते हैं, लेकिन फिर बाद में सुधार होता जाता है उनमें। और जबकि भाव 10वां और 11वां है, बेशक ये भी उपचय भाव हैं, लेकिन इनमें बैठे ग्रहों के फल शुरू से ही अच्छे होते हैं और बाद में बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि अब आप देखो 10वां भाव केंद्र भाव भी है और 11वां भाव जो है वो आय स्थान है। चंद्रमा से 11वें में गोचर विचार में कोई भी ग्रह आ जाए तो सभी शुभ फल देते हैं, क्योंकि 11वां भाव है फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, इच्छा पूर्ति। तो उसमें शुरू से ही वो अच्छा फल दे रहे हैं और बाद में बहुत ही अच्छा फल देने लग जाते हैं। और दूसरा और 11वां भाव ये दोनों धन स्थान कहे गए हैं। इनमें बैठे हुए ग्रह मेनली आपको धन देते हैं, अलग अलग प्रकार का धन। तो यहाँ मैं थोड़ा जल्दी में बता देता हूँ कि किस ग्रह से संबंधित क्या क्या बातें देखते हैं, किन किन बातों का विचार किया जाता है ज्योतिष में। वैसे तो अनंत है, आप पढ़ते रहिए इनके बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहों के कारकों के बारे में पढ़ते रहिए। कौन सा ग्रह किन किन बातों को गवर्न करता है, किन किन बातों को शासित करता है, ये आपको जितना ज़्यादा पता होगा उतना बढ़िया। जैसे सूर्य पिता, राजा, सरकार, दिल, हड्डियाँ, इन सब का कारक ग्रह, प्रभाव, यश वगैरह। चंद्रमा भावना, मन, जल, परिवर्तन का कारक है, मृदुता का, आकर्षण का। कफ प्रधान व्यक्ति चंद्रमा से गवर्न होते हैं। मंगल भूमि का, छोटे भाई, शक्ति, साहस, प्रतियोगिता, कॉम्पिटिटिवनेस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग वगैरह, इन सब का कारक ग्रह है। फिर बुध वाणी का, अभिव्यक्ति, गणित, तर्क शक्ति, ज्योतिष, इन सब का कारक ग्रह है। पब्लिकेशन, कमीशन एजेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। गुरु है विवेक और ज्ञान से संबंधित, गहन ज्ञान, प्रज्ञा जिसे कहते हैं, दर्शन शास्त्र, फलदार पेड़ पौधे, पुत्र, वृद्धि, इन सब का कारक ग्रह है। शुक्र ग्रह सौंदर्य, प्रेम संबंध, रतिक्रिया, शयन कक्ष, इन सब से संबंधित है। संगीत, काव्य, ललित कलाएं, सारी ललित कलाएं। फिर सिल्क का कपड़ा, सुख सामग्री सारी, इत्र, सुगंधियाँ, फूल, ये सब शुक्र से रिलेटेड है। शनि आयु का कारक है, दुख, रोग, संकट, मृत्यु, इन सब का कारक है। अनादर होना किसी का, अनैतिक और अधार्मिक कार्य, इन सब का कारक है शनि। राहु विदेशी लोगों से रिलेटेड है, विजातीय लोगों से, विधर्मी लोगों से, त्वचा की बीमारियां हैं, जिस तरह फूल बहेरी वगैरह है, भ्रम, हेलुसिनेशंस। और केतु इस तरह गुप्त रोग, गुप्त ज्ञान, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन सब का कारक ग्रह। मैंने यहाँ 9 ग्रहों से संबंधित कुछ बातें बताई हैं, बाकी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप इसमें और ज़्यादा पढ़ते रहिए। और कहीं भी कोई आपको समस्या है कि कहाँ से पढ़ें, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट कीजिए। तो अब हम यहाँ कुछ कुंडलियों पे ये अप्लाई करके देखते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी जी की कुंडली हम शुरू से ले रहे हैं, तो इनके मामले में फिर से एक फैक्ट आपको बता रहा हूँ मैं। आप देखो, आप लग्न में 3 ग्रह, लग्न में 3 ग्रह, चौथे भाव में केतु, 7वें में गुरु और 10वें भाव में चंद्रमा और राहु हैं। 7 ग्रह, 9 में से 7 ग्रह केंद्रों में बैठे हैं, यहाँ पर केंद्र त्रिकोणों में। 5वां 9वां भाव खाली है, 9 में से 7 ग्रह, लक्की पर्सन हो गए एकदम। तो ऐसा आदमी वैसे ही फटाफट एक एट ए ग्लांस बर्ड्स आई व्यू से आप देखो तो आप देखोगे लक्की है पर्सन। फिर यहाँ 6, 8, 12 में कहाँ कौन है? सूर्य। सूर्य 12वें में है, दुस्थान। 3, 6, 8, 12 में 4 भावों में केवल एक सूर्य बैठा है 12वें में। तो पिता से संबंधित, तो बाई बर्थ ही पिता को रोग, पिता का पूरा सुख नहीं मिल पाएगा। उनके पिता को भगंदर की बीमारी थी, उन्होंने अपनी बुक में खुद लिखा हुआ है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में। और कुंडलियाँ लेते हैं, ओशो रजनीश की कुंडली लेते हैं। इनकी कुंडली में आप देखोगे केंद्रों में केवल सूर्य है 7वें भाव में। भाव कुंडली में मंगल भी आ जाता है 7वें भाव में। तो इनसे संबंधित बातें जो हैं उनमें वृद्धि होगी। जिस तरह मंगल है,
पुरुषार्थ, छोटे भाई बहन, ठीक है। सूर्य राजकाज, वो अच्छे खासे एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, उन्होंने खुद ही त्याग पत्र दिया वहाँ से, ठीक है। तो अब लेकिन यहाँ पे आप देखोगे बुध, शुक्र, चंद्रमा और शनि 4 ग्रह अष्टम में हैं। 4 ग्रह अष्टम में हैं, लगन कुंडली में भी, भाव कुंडली में भी। तो कहीं ना कहीं इनसे संबंधित बातों में हानि होगी। अब आप देखो यहाँ पर शनि आयु, दुख, रोग, मृत्यु, संकट, अनादर, इन सब का कारक ग्रह है। उनकी आयु केवल 58 साल रही। रोग से पीड़ित रहे वो, बहुत से रोग थे उनको। अंतिम समय में तो खाना भी नहीं खा पा रहे थे, हर चीज़ से एलर्जी हो गई थी उनको। उनकी मृत्यु अभी तक बहुत बड़ा रहस्य है। और मृत्यु पे शुभ फल ये आए, क्योंकि गुरु की राशि में है, शुभ फल ये आए कि उन्होंने मृत्यु पर बहुत खुलकर बातें की। उन्होंने एक बुक ही लिखी थी, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, पुस्तक है उनके, एक प्रवचनों का संग्रह है बेसिकली, उसका नाम ही है मैं मृत्यु सिखाता हूँ। तो अनादर भी उनका हुआ उस वक्त, बहुत लोगों ने बहुत तरह के लांछन लगाए। इवन हिंदू धर्म में उनके विरोधी बहुत थे। तो इस तरह से आपने एनालाइज करना है। एक नवजोत सिंह सिद्धू की कुंडली लेते हैं। अब आप देखो यहाँ पर चंद्रमा 12वें भाव में है, मंगल भी है साथ में, तो 3, 6, 8, 12 अगर इनका लें तो यहाँ पर अब 12वें में केवल मंगल और चंद्रमा है। मंगल तो चलो हम कह देंगे कि अपनी राशि का है, हालांकि अशुभ तो वो भी देगा थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत कम। लेकिन वहाँ चंद्रमा बैठा है 12वें भाव में, और वो नीच का भी है। तो यहाँ पर चंद्रमा से संबंधित समस्याएं, चंद्रमा क्या है, मन का कारक ग्रह है, परिवर्तन का कारक ग्रह है। तो मन परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। उन्होंने पार्टियां एक के बाद एक बदलते रहे, वो पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टी, काम बदल रहे हैं उनके बहुत सारे। तो इस तरह यहाँ पर चंद्रमा के अशुभ प्रभाव आ रहे हैं। तो किसी भी कुंडली में इस तरह से आप लगा के देख सकते हो। 3, 6, 8, 12 में इसका मतलब जितने कम ग्रह हों उतना बढ़िया। अगर उनके ही स्वामी वहाँ हैं तो ओके, तब ऐसी समस्या नहीं है। और फिर क्या बताया था, 3, 6, 10, 11 जो उपचय भाव हैं उनमें अगर ग्रह बैठे हैं तो वो पहले से ही अच्छे फल देते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं दे पाते। क्षीण होते हैं, वो कमज़ोर होते हैं एक किस्म से। जिस तरह बच्चा होता है ना, वो पूरी तरह से फल दे ही नहीं सकता, ना वो कोई जॉब कर सकता है, ना रिप्रोडक्शन हो सकती है, ना उसके नाम पे प्रॉपर्टी, वो कोई सिग्नेचर नहीं कर सकता खुद ही, ठीक है ना। इस तरह से 3, 6, 10, 11 में शुरू में क्षीण उनके फल आते हैं और बाद में जोरों शोरों से आने लग जाते हैं। और 10, 11 में खासकर शुरू से ही अच्छे होते हैं, क्योंकि 10वां केंद्र स्थान है और 11वां है आय स्थान। तो इस तरह केवल ये क्राइटेरिया है कि ग्रह, पहली बात तो ग्रह अपने ही भावों में बैठे हों तो बेस्ट है। फिर ग्रह अपने ही भावों में लेकिन केंद्र या त्रिकोणों में हो तो बेस्ट है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ओन साइन कि अपनी राशि है या नहीं, ग्रह जब त्रिकोणों में बैठे हों बेस्ट, उसके बाद केंद्रों में बैठे हों, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद फिर 2 या 11 में, उसके बाद उपचय भाव हों 3, 6, 10, 11, उसके बाद दुस्थान 3, 6, 8, 12, और सबसे खराब भाव कहे जाते हैं 6ठा, 8वां, 12वां। तो इस तरह से मोटा मोटी आप ये लगा लो, कुंडली में, किसी भी कुंडली में सबसे अशुभ भाव है अष्टम, मृत्यु भाव, और सबसे शुभ भाव है लग्न, जन्म भाव। इन 2 भावों के बीच में बाकी सभी भाव आते हैं।
अगली किसी होरोस्कोप में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा भाव पहले भाव के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे शुभ भाव है, और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सा, थोड़ा लॉजिक लगा के। तो तब तक आप ये वीडियो देखते रहिए, सुनते रहिए और अपने नज़दीकी लोगों को बताते रहिए। अभी आने वाली 26 नवंबर से वैदिक ज्योतिष पर एक हम कोर्स शुरू करने वाले हैं। आप में से जो भी इंटरेस्टेड हों हमें दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।